We are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. मैं अपने राने शुरू करता हूँ। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको एक अनाउंसमेंट आपके लिए जल्दी से कि शाम शर्मा शो का जो मग क्लब है फाइनली लॉन्च हो चुका है पेट्रियन पर। अगर आप शाम शर्मा शो के शक्ति पेट्रन हैं तो सारे शक्ति पेट्रन्स को आज से शुरू होने के बाद 3 महीने के मेंबरशिप के बाद शाम शर्मा शो के एक्सक्लूसिव मग्स भेजे जाएंगे। ये मग्स सिर्फ और सिर्फ पेट्रन्स को मिलेंगे और सभी देव पेट्रन्स को $5 वाले पेट्रन्स को शाम शर्मा शो का एक्सक्लूसिव एक स्टिकर भी भेजा जाएगा। तो आज ही शाम शर्मा शो को पेट्रियन पर सपोर्ट करें। तो देखिए, पिछला हफ्ता 1.5 हफ्ता हमारे सेकुलरिज्म के ठेकेदारों के लिए बड़ा मुश्किल समय रहा है। पहले असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आए जिसमें जनेऊधारी छोटा भीम और टोटी मैन की पिटाई हो गई। फिर आई कश्मीर फाइल्स जिसको उन्होंने इतना डुबाने की कोशिश की, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उसके बावजूद ये फिल्म अब ब्लॉकबस्टर बनने जा रही है। अब क्या होगा? क्या होगा? और अब कर्नाटका हाई कोर्ट का हिजाब केस पर जजमेंट आ चुका है। बड़ा मुश्किल समय चल रहा है यार। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब केस में अपना जजमेंट अनाउंस किया और उसमें कहा कि कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किया है हिजाब जैसे गारमेंट्स को नहीं अलाउ करना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वो ऑर्डर सही है। तो लोगों के मेल्टडाउन क्या हो रहे हैं वो मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा क्या। तो देखिए, जजमेंट जो हुआ था वो 4 मेजर सवालों पर हुआ था। पहला सवाल कि हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं इस्लाम में अंडर आर्टिकल 25। दूसरा सवाल कि क्या स्कूल के पास ये अधिकार है कि वो अपना यूनिफॉर्म तय कर सके कि नहीं। तीसरा सवाल, जो गवर्नमेंट ने इशू किया था ऑर्डर के हिजाब नहीं पहनना है स्कूलों में, ये ऑर्डर गलत है कि सही है। और चौथा कि क्या स्टेट गवर्नमेंट को जिस कॉलेज ने हिजाब के खिलाफ ये रूल निकाला है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई लेनी चाहिए या नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, सबसे पहले जजेस ने कहा है कि भाई हिजाब पहनना इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है। तो इसका मतलब कि स्कूल का जो यूनिफॉर्म का रूल है उसमें हिजाब को ना अलाउ करना अलाउड होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किया था वो ऑर्डर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और कॉलेज के खिलाफ कोई एक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि स्कूल में कोई भी बच्चा अपने आप को ऊंचा या नीचा ना फील करे। सबको बराबर दिखाने के लिए, सबको बराबर बनाने के लिए स्कूल्स में यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो एविडेंस उनको दिखाया गया है उस एविडेंस के हिसाब से 2004 से जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उस स्कूल की, उनको स्कूल के यूनिफॉर्म रूल्स फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। यहाँ तक कि उस स्कूल की जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो खुशी खुशी हिंदू त्योहारों में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। लेकिन अचानक से किसी आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से इन स्टूडेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है सोसाइटी में नफरत फैलाने के लिए और लड़ाई करवाने के लिए। अब जिन लोगों ने इस केस को कर्नाटका हाई कोर्ट में फाइल किया था वो लोग कह रहे हैं कि अब इसको सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके जाएंगे। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। अब ऑब्वियसली देखिए, जो हमारे ठेकेदार हैं सेकुलरिज्म के, वो लोग इस जजमेंट पे नाराज हो ही रहे थे। सबसे बड़ा फंडामेंटलिज्म है जो इस कंट्री को बर्बाद करने में तुला हुआ है, जो एक मुस्लिम कम्युनिटी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आपने कल ही देखा कि सारी लड़कियां जो हैं हिजाब में स्कूल में नहीं जा पा रही हैं, वो गिड़गिड़ा रही हैं। वो जो प्रिंसिपल खड़ा था और जिसने उनको अंदर आने नहीं दिया, मेरे लिए वो एक्सट्रीमिज्म है। वो आपने एक औरत, आप लड़कियां आपके सामने भीख मांग रही हैं क्या? और आप हमको लेक्चर दे रहे हैं कि बट आपको हिजाब निकालना चाहिए। ये मैडम तो इतना भावुक हो गई हैं, इतना नाराज हो गई हैं, अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं और अपने पिताजी को भी गालियां दिए जा रही हैं। अरे यार, उनको क्यों गरिया रही है? उन्होंने क्या किया है? और कंप्लेन का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। 20 साल तक जिन लड़कियों को स्कूल का यूनिफॉर्म का कानून फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रातों रात इनको अचानक से हिजाब पहनना है। और उसके ऊपर से यार ये लोग कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई है हिजाब पहनने के लिए, लेकिन जो भी हिजाब पहनने के लिए लड़ाई कर रहा है उनमें से कोई भी हिजाब नहीं पहन रहा है। ये मैडम जिनको पूरे हिजाब के कंट्रोवर्सी में हीरो बना दिया गया था, इन्होंने कोई हिजाब थोड़ी पहन रखा है, इन्होंने तो पूरा का पूरा बुर्का पहन रखा है। जो लड़कियां जजमेंट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस
करके कंप्लेन कर रही हैं कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, इनमें से किसी ने भी हिजाब नहीं पहन रखा यार, सबने पूरा अल अमीरा हिजाब पहन कर रखा हुआ है। अरे यार हिजाब और बुर्का में डिफरेंस होता है ना। मतलब यार अगर ऐसे ही चलता रहा तो जब आर्मी किसी सुसाइड बॉम्बर को कश्मीर में मारेगी तब रवीश कुमार बोलेंगे कि यार आजकल भारत में नौजवान पटाखे भी नहीं फोड़ सकते, हवास का माहौल है। आओ ओवैसी जी कहते हैं कि भाई हिजाब हमारा राइट है, हर एक हिंदुस्तानी के पास राइट टू चूज होना चाहिए कि वो क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती है। अच्छा चीचा, सारे हिंदुस्तानियों के पास राइट होना चाहिए सिवाय आपकी खुद की पत्नी के। एक बार हैदराबाद में जब गया था तो ओवैसी जी ने मुझे अपने घर पे बुलाया, खाना खत्म हुआ, मैंने कहा इतना बड़ा अच्छा खाना बनाया किसने, तो नहीं, उन्होंने कहा मेरी वाइफ ने, तो मैंने कहा आई वुड लाइक टू थैंक हर, सो शी सेड नो यू कांट मीट हर, आई सेड व्हाई नॉट, and she said no that is our system, and I must confess that day I told Asaduddin Owaisi, I said you are a modern, you should be representing a modern progressive vision, why can't I meet your wife? He said no, that is the way we are। तो ये जो राइट टू चूज का उसूल है ये सारे हिंदुस्तानियों पर लागू होता है, लेकिन आपकी पत्नी पे क्यों नहीं लागू होता जी? क्या आपकी पत्नी इंडियन नहीं है? क्या आपकी पत्नी युगांडा की है? You don't know the way. Do you know the way? It doesn't know the way. To know the way, you need to have Ebola। और इतना ही राइट टू चूज का आप ड्रामा लगा रहे हो तो जरा इनको जो आरिफ मोहम्मद खान जी ने जवाब दिया है वो जवाब भी सुन लीजिए। I shall be very grateful to him if he can show me any line from the Quran that only is considered as Allah's command. Let him show one line from the Quran. The problem is not about Allah's command. Problem is that people of like him, they feel that they are Allah. What they are doing, they are projecting their own desires and their own opinions as the divine commands. This cannot be accepted. Okay. द वायर तो इतना भावुक हो गया यार कि इस जजमेंट को जूस के वर्ल्ड वॉर 2 में हुए हॉलोकॉस्ट से कंपेयर करने लगा। अरे भाई, जो हॉलोकॉस्ट एक्चुअली कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ उसको तो आपने इग्नोर कर दिया, उसको तो आपने डिनाई कर दिया, उसके बारे में तो आप बोलते रहे कि अरे जगमोहन जी ने कश्मीरी हिंदुओं को भेजा था कश्मीर से। अगर आपको हॉलोकॉस्ट की इतनी ही चिंता है तो जो फिल्म निकल कर आई है कश्मीर फाइल्स उस हॉलोकॉस्ट के बारे में, उसको इतनी गालियां क्यों दे रहे हो? आपकी एक रिपोर्टर जो है वो उस फिल्म के रिस्पॉन्स में हम देखेंगे के नारे क्यों लगा रही हैं? या तो वो लेफ्टिस्ट नारे लगा रही हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद मैडम मूवी देखने की बात कर रही है कि हम देखेंगे जाकर मूवी। शायद उनको पैसे में टिकट विकेट जमा करने में कोई तकलीफ हो रही है, उनको बताइए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम सब क्राउड फंडिंग करा देंगे यार, उनकी कोई टेंशन नहीं है। इनफैक्ट हमने एक सीक्रेट मीटिंग रिकॉर्ड की है द वायर के एम्प्लॉइज की, और देखिए द वायर के एडिटर इस जजमेंट को हॉलोकॉस्ट से कंपेयर करने वाली स्टोरी के बारे में क्या कह रहे हैं। It's false. We created it. It's totally made up. Pure fiction. It's fiction. It's fiction. We made it up. We made this one up. It's a made up tale. It's a total fabrication. हार्वर्ड एस्पिरेंट निधि राजदान जी कह रही हैं कि कोर्ट्स के पास कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि औरत क्या पहनना चाहती है, क्या करना चाहती है, उसको डिसाइड करे। अरे मैडम, कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है उससे आपको प्रॉब्लम है, लेकिन जो मर्द, जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस औरतों के सर के ऊपर हिजाब डाल रही हैं उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि आप मोदी को सीएए के लिए गालियां दे रहे हो, लेकिन जिन लोगों के वजह से सीएए की जरूरत पड़ी है उन लोगों को कुछ बोल ही नहीं रहे हो। और एक मौलाना साहब देख लीजिए क्या बोल रहे हैं कि अगर लड़कियां हिजाब नहीं पहनती हैं स्कूल में तो उसका क्या मतलब होता है। जब आप बेशर्मी के साथ टॉपलेस पहन के जाते हैं स्कूल में, कौन मना करता है आपको? टॉपलेस पहन के कौन टॉपलेस जाता है? बहुत लड़कियां जाती हैं, बहुत लड़कियां जाती हैं। कॉलेजेस में जाके देखिए, लड़कियों ने हया के बेहया के सारे काम। आप मुझे बताइए। उमर अब्दुल्ला जी चाहते हैं कि भाई हम इस मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ें। देखिए, लगता है उमर अब्दुल्ला जी जो है ना, वो अपने हिंदू पूर्वजों का मान रखना चाहते हैं और तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं सारे कोर्ट्स की। लेकिन एक डिफरेंस है कि ये जलील होने की तीर्थ यात्रा है। वो पहले केरला हाई कोर्ट में जलील हुए, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में जलील हुए, फिर अभी कर्नाटका हाई कोर्ट में जलील हुए हैं और आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में भी जलील होने वाले हैं और अपनी तीर्थ यात्रा कंप्लीट करने वाले हैं। Oh shit. Here we go again. तो देखिए, जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके जलील होंगे तो वो मेल्टडाउन्स भी हम शो पर कवर करेंगे। लेकिन देखिए, ये जो कर्नाटका हाई कोर्ट का हिजाब के बारे में डिसीजन आया है, इस डिसीजन को जरा और गौर से देखने की जरूरत है। क्योंकि चलिए, भले ही कोर्ट्स ने इस मामले में डिसीजन अच्छा दिया हो, लेकिन इस जजमेंट में फिर भी एक दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे केस में सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर हुआ था कि भाई हिजाब पहनना इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं। लेकिन ये आर्गुमेंट रेलेवेंट ही नहीं है इस मुद्दे में।
ये मुद्दा हिजाब एज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये है कि क्या एक प्राइवेट स्कूल के पास ये अधिकार है कि नहीं कि वो अपने स्कूल में अपनी प्रॉपर्टी पर यूनिफॉर्म्स के कानून बना सकें। भारत के स्कूलों के पास ये अधिकार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी पर अपने स्कूलों में यूनिफॉर्म पॉलिसी रख सकें। ये है पूरे केस का मेन मुद्दा। आप देखिए कि सिखों में भी जो किरपान होता है वो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होती है, लेकिन कई स्कूलों में किरपान अलाउड नहीं होता। आप स्कूल में अपने सर पे त्रिपुंड लगा के नहीं जा सकते। बहुत सारे स्कूलों में तो नॉन सिखों को लंबे बाल रखने भी नहीं अलाउड होते हैं, क्योंकि ये उन स्कूलों का यूनिफॉर्म का कानून है। और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को भी अगर हम कोर्ट्स में देखते हैं तो जिस तरह से कोर्ट्स एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को देखती है उसमें भी दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम ये आता है कि हम एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को कैसे देखते हैं। क्या हम इसको एक भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या फिर एक एब्राहमिक मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। भारत एक प्लूरलिस्टिक देश है जहां पर बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय हैं, बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशंस हैं जो रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट चेंज होते हैं। तो पूरे के पूरे हिंदू सिविलाइजेशन के लिए एग्जैक्ट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है। सबरीमला केस जो हुआ था 1-2 साल पहले, उसमें यही प्रॉब्लम तो हुआ था कि सबरीमला में जो अयप्पा भगवान है उन्होंने एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया हुआ है, इसलिए सिर्फ उस मंदिर में एक उम्र की औरतों का जाना अलाउड नहीं है। ऐसे कई अयप्पा के मंदिर हैं जहां पर औरतों का जाना अलाउड है। ऐसे कुछ मंदिर भी हैं जहां पर मर्दों का जाना नहीं अलाउड है। तो उस मंदिर का, उस संप्रदाय का, उस देवता का वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। और सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे जजेस हैं जैसे जस्टिस नरीमन, जिन्होंने ये बोला भी है कि जब हम एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डिटरमिन करने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक मंदिर या एक संप्रदाय की प्रैक्टिस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं होती है। हमको डिटरमिन करना है कि पूरे के पूरे हिंदू कल्चर में क्या एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हिंदू धर्म को, भारतीय धर्म को बेसिकली एक एब्राहमिक मजहब में बदल रहे हैं और भारत की जो संप्रदायों की कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह मान लिया होता कि हिजाब पहनना इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो क्या उसको अलाउ कर देना चाहिए हर जगह? अगर भैया किसी दिन कोई मौलवी कोर्ट में जाके बोलता है कि काफिरों के खिलाफ जिहाद करना इस्लाम का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो क्या हम अलाउ कर देंगे? कल को कोई अगर क्रिश्चियन मिशनरी जाके बोलता है कि हिंदुओं को जबरदस्ती कन्वर्ट करना क्रिश्चियनिटी में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो क्या हम अलाउ कर देंगे कल? भाई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को भी जब देखा जा रहा है तो जॉन स्टुअर्ट मिल का जो हार्म प्रिंसिपल है उसको भी दिमाग में रखना चाहिए। The state, my neighbors, and everyone else should let me get on with my life as long as I don't harm anyone in the process. One way of thinking of this is my freedom to swing my fist ends at the tip of your nose. If I don't have dependents, I should be free to drink myself to an early death, live as an eccentric, or explore alternative lifestyles, as long as no one else is damaged in the process. अगर कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस किसी को हानि पहुंचाती है, हार्म पहुंचाती है, तब सोसाइटी का अधिकार बनता है, गवर्नमेंट का अधिकार बनता है, कोर्ट्स का भी अधिकार बनता है कि उसको किसी न किसी तरह से चैलेंज करना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने डिसाइड कर लिया होता कि हिजाब जो है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन दुनिया में करोड़ों ऐसी औरतें हैं जो हिजाब नहीं पहनना चाहती, जिनको हिजाब जबरदस्ती उनकी फैमिली पहनाती है, रिलीजियस लीडर्स जो है वहां के वो पहनवाते हैं, और अगर वो औरतें वो हिजाब नहीं पहनती हैं तो उनको पनिश किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, यहां तक कि मार भी दिया जाता है। तो इसलिए अगर कोई गलत चीज भी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तो उसको भी हमको चैलेंज करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोर्ट्स में हमें एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक दीजिए, थम्स अप दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको